नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज हम बुलेटिन में सबसे पहले हनुमान के नाम पर चल रहे घमासान की बात करेंगे। इस ताजा विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से तब हुई जब एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के जवाब में हनुमान चालीसा शुरू करने का ऐलान किया। इसके बाद इस विवाद में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की एंट्री हुई, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने इसके बाद नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर 24 घंटे में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी, पुलिस स्टेशन में जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसकी शिकायत की कथित तौर पर। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपत्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। कुल मिलाकर हनुमान चालीसा के इस विवाद पर हंगामा मचा हुआ है और सवाल यह है कि हनुमान जी अचानक राजनीति के फोकस में कैसे आ गए? क्या श्री राम के साथ राजनीति के प्रयोग के बाद अब हनुमान जी की बारी है? रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में दिलचस्प है, देखिए। जिसकी वजह से देश की सियासत में उबाल आया हुआ है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? किसी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना ही शौक है तो मंदिर में। मुझे लगता है कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ना सबका अधिकार है। एक सांसद और एक विधायक गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद खूब राजनीतिक हंगामा हो रहा है। पर सवाल यह है कि हनुमान जैसे शांत, सौम्य और शालीन देवता के नाम पर यह हंगामा क्यों मचा है? असल में हनुमान जी रियल सुपरमैन हैं, बहुत पावरफुल हैं, बाहुबली हैं, लेकिन उन्हें राम भक्त ही माना गया। तो क्या जैसे हनुमान जी के गुरु श्री राम के साथ सांप्रदायिक प्रयोग हुआ, वही अब हनुमान के साथ हो रहा है? ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बच्चा बच्चा राम का, भूमि के काम का। बच्चा बच्चा राम का, भूमि के काम का। 1992 का अयोध्या, जब पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। अयोध्या धर्म की राजनीति की एक प्रयोगशाला बना हुआ था और ये सब हो रहा था राम के नाम पर। राम को हमेशा ऐसा ही देखा गया था, लेकिन 1990 के राम मंदिर आंदोलन में श्री राम ऐसे हो गए थे, बाहुबली श्री राम, धनुष ताने हुए युद्ध को आके। राम ने युद्ध जरूर लड़ा था, पर राम की छवि राजा राम की या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही रही। लेकिन 1990 के बाद राम की छवि के मायने भी बदल गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हर कार्यक्रम के बैनर पोस्टर में क्रुद्ध राम दिखने लगे। अब वही प्रयोग हनुमान के साथ भी हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हनुमान की छवि भी बदलकर ऐसी हो गई है। ये हनुमान जी नाराज हैं, उनका चेहरा कसा हुआ है, भौएं तनी हुई हैं, ललाट पर बल है, आंखों में रौद्र भाव है। हनुमान जी गुस्से में हैं। लेकिन गुस्सा किस बात का है पता नहीं, लेकिन चेहरे से सौम्यता और शांति गायब है। अक्सर गाड़ियों के पीछे शीशे पर आपने ये पोस्टर जरूर देखा होगा। हमने पर्वत उठाने वाले और राम दरबार में हाथ जोड़कर बैठे हनुमान को ही भगवान की तरह देखा है। तो फिर ये खुले केश और आंखों से अंगारे बरसाने वाले हनुमान को गढ़ने की जरूरत क्या थी? हालांकि हनुमान जी की इस नई छवि के रचयिता कर्ण आचार्य खुद भी हनुमान भक्त हैं। 2018 में जब हनुमान जी का ये पोस्टर वायरल हुआ था, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। ये कर्ण आचार्य ने हनुमान जी की जो तस्वीर बनाई, उस हनुमान जी की तस्वीर की देश भर में गुंज उठी, देश भर में उसकी चर्चा हुई और वो बहुत प्रशंसनीय है। हालांकि अभी इस पोस्टर का मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अचानक से हनुमान जी को एग्रेसिव बनाया जा रहा है,
जो चिंता का विषय है। लेकिन ना हनुमान अग्रेसिव है, ना हनुमान चालीसा अग्रेसिव है, तो इस पर बवाल क्यों? इस पूरे विवाद में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर पहले ये कहते हैं कि हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। उनके निशाने पर नवनीत राणा और बीजेपी के लोग थे। ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल एक नया चलन चल गया है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा भगवा कैसे। ठाकरे ने कहा कि वो जल्द सभा करके ऐसे लोगों का मुखौटा उतारेंगे। पहले आप उद्धव ठाकरे ने आज क्या बयान दिया है उसे सुनिए। इकडे हनुमान चालीसा असेल, पढा. रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले. अप्रतिम आहे. भीमरूपी महारुद्रा. ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही. कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे. या घरी यायचं या, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे. इससे पहले बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो वो ये गुनाह करेंगे। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि इस मुद्दे को उन्हें बड़ा बनाना है और इसीलिए 26 मई को बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 26 मई की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि इसी दिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी और अब 26 मई को बीजेपी की सरकार बने हुए 8 साल पूरे होने वाले हैं। 26 मई आने में अभी 1 महीने का वक्त है और अगर बीजेपी ये ऐलान कर रही है तो मतलब आप साफ समझ लीजिए कि देश की राजनीति में ये मुद्दा अभी आने वाले दिनों में जिंदा रहने वाला है। नवनीत राणा और उनके पति ने सिर्फ उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की इच्छा जताई, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा है। राजद्रोह का केस लगा दिया गया है। अब बीजेपी नवनीत राणा के पक्ष में उतर आई है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? शिवसेना का आरोप है कि धार्मिक उन्माद के पीछे मकसद सिर्फ सरकार को अस्थिर करना है। महाराष्ट्र में धार्मिक उन्माद खड़ा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। ठीक, आप सरकार को अस्थिर करिए, लेकिन उसके लिए जिस तरह का माहौल आपने बनाया धार्मिक उन्माद का, 2 धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो। इस बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस और जेल प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति के होने के कारण जेल में उन्हें न पानी दिया गया और न ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बचा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। महाराष्ट्र सरकार फडणवीस के आरोपों की जांच की बात कर रही है। नवनीत राणा के वकील ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत कर रहे हैं कि जेल में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। वो बता रहे हैं कि दलित है करके इन पर अत्याचार किया जा रहा है। नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये मेरे लिए अभी समझ में यानी मैंने सुना है, मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। बीजेपी नवनीत राणा को अनुसूचित जाति का बताकर उन पर अत्याचार का आरोप लगा रही है।
नवनीत राणा महाराष्ट्र की जिस अमरावती सीट से सांसद हैं, वो भी आरक्षित है, लेकिन शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। संजय राउत ने ये ट्वीट किया है जिसमें दावा किया कि नवनीत राणा ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे कागजात बनवाकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया है। उधर इस विवाद में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एक नेता फाहमीदा हसन भी कूद गई हैं। फाहमीदा की मांग है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर हनुमान चालीसा समेत सभी धर्मों के पाठ करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागरूक होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वजयणम, नमो लोय सवसानुनम। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया नवनीत राणा से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिन पर शिव सैनिकों ने पथराव कर दिया था। इसकी शिकायत करने के लिए आज किरीट सोमैया दिल्ली पहुंचे। अरे भैया, उनको डर हनुमान चालीसा का नहीं है, उनके घोटालेबाजों के घोटाले में ये किरीट जो हनुमान का भक्त है वो आग लगा रहा है, उनके घोटाले की लंका जल रही है, उसकी चिंता है। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिलकर एसआईटी जांच की मांग की। कुल मिलाकर ये विवाद अब बड़ा होता जा रहा है। हनुमान चालीसा पर शुरू हुए इस विवाद ने कानून की धारा 124A यानी राजद्रोह के गलत इस्तेमाल की बहस को एक बार फिर से छेड़ दिया है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति पर पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है और ये पहली बार नहीं है कि किसी शख्स पर राजद्रोह की धाराएं लगने पर विवाद हुआ हो। दरअसल राजद्रोह कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में यह कानून नेताओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका देता है। इस कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके यह कानून सियासी बदले के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और इस बार भी बेशक यही हुआ है। बात 100 साल पुरानी है। तारीख थी 18 मार्च 1922। जगह गवर्नमेंट सर्किट हाउस अहमदाबाद। आरोपी मोहनदास करमचंद गांधी। आरोप राजद्रोह। महात्मा गांधी पर चले मुकदमों में राजद्रोह का यह मुकदमा बेहद मशहूर है। इस मुकदमे में महात्मा गांधी ने राजद्रोह कानून को कुछ इस तरह परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था, धारा 124 से जिसके तहत मुझ पर आरोप लगा है वो नागरिकों की आजादी कुचलने वाले कानूनों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। भावनाओं को किसी कानून से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को व्यवस्था से लगाव नहीं है तो उसे अपनी नाराजगी जाहिर करने की आजादी होनी चाहिए, जब तक वो हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। जिस कानून को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नागरिकों की आजादी छीनने वाला सबसे क्रूर कानून बताया, आज 100 साल बाद हनुमान चालीसा पढ़ने का विवाद जिस तरह से राजद्रोह में बदल गया, उससे ये सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या धारा 124A को सरकारों ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने का एक हथियार बना लिया है। कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। असं आहे की हनुमान चालीसा म्हणायला कोणाचाही विरोध नाही। हनुमान चालीसाला कोणाची बंदी नाही। फक्त हनुमान चालीसा कुठं म्हणायची, पण दुसऱ्याच्या घरामध्ये आम्ही हनुमान चालीसा म्हणू, जाणीवपूर्वक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय त्या ठिकाणी जर केला जात असेल तर मला असं वाटतं ते चुकीचं आहे। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। राजद्रोह की ये जंग
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद छिड़ी है और इसकी शुरुआत सिर्फ हनुमान चालीसा से हुई। 20 अप्रैल को सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया कि वो 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और ये पाठ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने किया जाएगा। उनके इस ऐलान के बाद 22 अप्रैल को केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया। 23 अप्रैल को नवनीत राणा मुंबई पहुंची, जहां देर शाम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन राणा दंपत्ति पर राजद्रोह की धाराएं लगा दी गई। बात जब तक हनुमान चालीसा के पाठ को लेके थी तब तक ये मामला राजनीतिक था, लेकिन राजद्रोह की धारा लगते ही अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या धारा 124A का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। सवाल और बहस जो है वो लंबी है, पुरानी है, लेकिन इसे लेकर हर पार्टी कटघरे में खड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इसकी जरूरत है राजद्रोह कानून की, या फिर सरकारें जानबूझकर इसे खत्म नहीं करना चाहती है। इसका विश्लेषण करने के लिए पहले धारा 124A को आप समझ लीजिए, ये है क्या। अगर कोई शख्स अपने भाषण, अपने लेख या दूसरे तरीकों से सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो राजद्रोह कानून के तहत उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। सरकार का मतलब सत्ताधारी दल या व्यक्ति से नहीं है। पेच इस कानून की परिभाषा को लेकर भी शुरू से रहा है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित जरूर किया था। केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आ सकता। राजद्रोह तभी होगा जब सरकार या देश के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की गई हो। इस व्याख्या के बाद भी इस कानून को लेकर विवाद कभी नहीं थमा। अब नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह का केस लगने के बाद सीधी टक्कर शिवसेना वर्सेस बीजेपी की है और दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। सुनिए इन दलीलों को। सबसे पहले तो मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब प्रवक्ता बन गए हैं एक इंडिपेंडेंट एमपी और एमएलए के लिए। उन पे ऊपर सेडिशन का चार्ज हनुमान चालीसा के लिए नहीं लगा है। सेडिशन का चार्ज इसलिए लगाया गया है कि देश के प्रधानमंत्री वो अगर महाराष्ट्र विजिट करते हैं और उस समय पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सामना घटना होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या उनको ये कबूल है? बहुत ही जायज तरीके से वहाँ के एक सांसद और एक विधायक पति पत्नी मिलकर कुछ एक प्रदर्शन करना चाहते थे। हम नारे देते, वो हनुमान चालीसा बोलना चाहते थे, तो क्या फर्क पड़ता है उससे इतना चिढ़ने की और इतने प्रतिशोध की भावना से उनको एकदम और देशद्रोह का ठप्पा उन पर लगाने की क्या जरूरत थी? जाहिर है सियासी लड़ाई तो जबरदस्त है, लेकिन क्या राजद्रोह कानून को इस सियासी लड़ाई में उद्धव सरकार हथियार बना रही है? हमने हमेशा से सेडिशन के चार्जेस का विरोध किया है, लेकिन जिस प्रकार से ये विधायक और सांसद कपल ने जिस तरह का एक सिचुएशन तैयार किया है, तो इससे तो साफ जाहिर था कि वो एक समस्या कानून व्यवस्था की तैयार करने जा रहे थे। अरे हम चैनल्स पे कहना मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, कहाँ जाओगी? किसी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने, हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना ही शौक है तो मंदिर में जाओ, अपने घर में पढ़ो, सार्वजनिक स्थल में। आप चुनौती देंगी उनके घर में जाके, तो नियत तो आपकी खराब थी। सरकार के खिलाफ लेख लिखो तो राजद्रोह, सीएम के घर के बाहर नारे लगाओ तो राजद्रोह। पिछले कुछ सालों में इस कानून का दुरुपयोग लगातार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस पर चिंता जताई है, बल्कि इसे लेकर 1 नहीं 2 नहीं 8 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने ये तक कहा है कि जिस कानून को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अंकुश लगवाने के लिए बनाया, उसे आज़ाद भारत में बनाए रखने की क्या ज़रूरत सरकार महसूस करती है, और अगर ये ज़रूरत है तब भी इस कानून का ऐसी बेपरवाही से इस्तेमाल क्यों हो रहा है?
अब राजद्रोह या सियासी हथियार, इसे समझने के लिए आंकड़ों की जरूरत है और आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं और वो साल 2014 से मौजूद हैं। आंकड़े किस बात को लेकर है कि सेडिशन चार्जेस लगे कितने हैं और उसमें कन्विक्शन रेट जो है वो क्या रहा है। शुरुआत में 2014 से कर रही हूँ। केसेस कितने दर्ज हुए हैं राजद्रोह के? 47, लेकिन सजा इन 47 में से कितनों को मिली? महज 1 को। आगे आइए 2015 30 केसेस दर्ज हुए, सजा 1 को नहीं मिल पाई। 2016 में भी 35 केसेस बढ़ते चले गए और सजा 1 को ही हुई। 2017 में 51 केसेस राजद्रोह के दर्ज हुए लेकिन 1 को सजा हुई। 2018 आते आते 70 केसेस राजद्रोह के, लेकिन 2 ही लोगों को सजा हो पाई। 2019 में 93 लोगों पर राजद्रोह के केसेस दर्ज हुए। ये अलग अलग राज्य हैं, उनके मिलाकर मैं आपको इन टोटलिटी बता रही हूं, लेकिन सजा जो है 1 को मिली। 2020 में 73 और 3 लोगों को सजा मिली है। कुल मिलाकर इन 9 सालों में 399 राजद्रोह के केसेस लगे, लेकिन कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए, सजा का जो ऐलान है वो 9 लोगों को हुआ है। आगे विश्लेषण होगा कश्मीर में पाकिस्तान की उस साजिश का जिसके जरिए शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान 4 बार भारत पर हमला कर चुका है। वहां प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन कश्मीर का राग इंटरेस्टिंगली जो भी प्रधानमंत्री बनता है सबसे पहले उसकी जुबान पर चढ़ता है। नए नवेले पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, वो भी इससे अछूते नहीं है। सवाल ये है कि आखिर शहबाज को इतनी जल्दी कश्मीर कश्मीर चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान में जिससे ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए शहबाज शरीफ को कश्मीर मुद्दे की आग को भड़काना पड़ रहा है? देखिए आप। कश्मीर घाटी एक बार फिर सुलग रही है। आतंकी गतिविधियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार इन आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। ताजा एनकाउंटर पुलवामा में हुआ है, जहां लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इसमें लश्कर के टॉप कमांडर बासित का करीबी आरिफ हजार उर्फ रेहान भी शामिल है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया। इस फायरिंग में 3 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया LT टेरफ का, जिसे हम लोग जानते हैं, जिसको आरिफ बोलते हैं हजारे। एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कश्मीर में आतंकी घटनाओं में एकाएक इजाफा कैसे हो गया है। दरअसल इसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है। भले ही इमरान खान को वहां पीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, भले ही उनकी जगह शहबाज शरीफ नए पीएम बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर राग नहीं छूटा है। शहबाज ने भी पीएम बनते ही कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया था। दरअसल शहबाज शरीफ की भी मजबूरी है, क्योंकि बिना कश्मीर मुद्दे के वो पाकिस्तान की आवाम को अपनी ओर खींच नहीं सकते। इमरान खान ने भी कश्मीर कश्मीर चिल्लाकर वहां के लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाया। अब वही काम शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के लिए हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो आर्थिक मोर्चे पर है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले इतना ज्यादा दब चुका है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने अर्थशास्त्री हैं फारूक सलीम। उन्होंने ट्विटर पर एक डेटा साझा किया है जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी है। उनके दिए गए आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 1947 से लेकर साल 2018 तक 71 साल के वक्त में कर्ज लिया 30 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का। इमरान खान की सरकार ने साल 2018 से साल 2022 के दौरान यानी 4 साल के वक्त में कर्ज लिया 22 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का। यानी पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज 52 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का है। यानी पाकिस्तान ने 71 साल में कुल कर्ज का 58% कर्ज लिया, जबकि इमरान खान ने सिर्फ 4 साल में कुल कर्ज का 42% कर्ज लिया। यानी इकोनॉमी के मुद्दे से भी लोगों का ध्यान हटाना शहबाज के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कश्मीर को सुलगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन पर एक तरफ आर्मी चीफ जनरल बाजवा का प्रेशर है तो दूसरी तरफ चीन का। दोनों तरफ से बढ़ रहे दबाव का एक ही जवाब है, कश्मीर के मुद्दे को भड़काना। भारत भी ये बात जानता है, इसलिए इधर की तैयारी भी पूरी है। चूंकि गर्मियां आ चुकी हैं और पहाड़ों पर बर्फ पिघलते ही जम्मू कश्मीर की सरहदों पर हलचल बढ़ जाती है, तो सेना भी तैयार है। हम खड़े हैं, भले ही ये भारत का आखिरी गांव है, केरन गांव है, लेकिन ये गांव सीमा पर लगी बाढ़ के बिल्कुल बाहर है। यानी मेरे दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये वो बॉर्डर फेंस है जो
पाकिस्तान की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए बनाई गई है। कटीले तारों के कई लेवल्स पे बनी ये फेंस, इसमें घुसपैठियों को रोकने के लिए बिजली का करंट भी चलता है, साथ में लाइटिंग भी है और नजर रखने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी लगे हैं। सेना ने खतरे को देखते हुए सरहदों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट की मदद से नजर भी रख रही है, जिनमें नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल इमेजिंग स्कैनर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तैयारी कितनी पुख्ता है, इसका अंदाजा आपको इस साल आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मिली कामयाबी से पता चल जाएगा। इस साल 4 महीने में ही 57 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 15 विदेशी हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की वजह से सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की संख्या में 20% की कमी आई है। इस समय हम कुपवारा सेक्टर के केरन सेक्टर में हैं और मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं ये भारत के साइड के आखिरी गेट है, यानी यहाँ पे इसको आप जीरो लाइन भी बोल सकते हैं और इसके आगे केरन गांव है। जब से सीज फायर हुआ है, अमन शांति हुआ है, कितना बदलाव आपके इस गांव में आया, क्योंकि आप जीरो लाइन गेट से बॉर्डर फेंस के बाहर रहते हैं। पहले तो कैसे हमारी जिंदगी कटती थी आपको मैं क्या बताऊं। जब भी फायर होता था फौज हमें इन्फॉर्म करती थी कि आज इतने बजे फायर हो रहा है, आज इस तरह हो रहा है तो आप सेफ रहें। तो हम घरों में छुप कर बैठते थे, मुर्गियों में घुस जाते थे। जब सीज फायर लाइन हो गई, सीज फायर हो गया यहाँ, तो इतनी खुशहाली हमें आ गई, इतना भरोसा हमें हो गया कि अब हम जीने के काबिल हैं। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भले ही सेना ने बाढ़ को ठीक करने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन एलओसी के बाकी सेक्टर में अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ है, जिसका फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। घने जंगलों के बीच एलओसी पर किस तरीके से पेट्रोलिंग होती है ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वो जवान हैं जो एलओसी के साथ सटे हुए जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं, क्योंकि जब भी घुसपैठ की कोशिश होती है, मौसम खराब होता है, तो यहाँ से ही जो है घुसपैठी अंदर आने की कोशिश करते हैं और उनको ढूंढने के लिए इस तरीके की पेट्रोलिंग यूनिट्स आगे जाती हैं। लेकिन अगर कोई घुसपैठी अंदर आया है, इन जंगलों में छुपा हुआ है, तो उसको यहीं पे ही रोका जा सके, उसको यहीं पे ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर मुद्दे को और ज्यादा उछाला जाएगा, कश्मीर को और ज्यादा सुलगाया जाएगा। लेकिन भारत भी तैयार है, जिससे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अब बात यूक्रेन और रूस जंग की कर लें, जिसे रोकने की एक भी कोशिश कामयाब होती हुई अभी तो नजर नहीं आ रही। फिलहाल उम्मीद की कोई किरण इस युद्ध के खत्म होने की दिशा में नहीं दिख रही है। अब सवाल ये है कि इस लड़ाई को रुकवाएगा कौन। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की दोबारा जीत इसकी राह खोल सकती है। इसमें भारतीय पीएम मोदी भी बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। अभी 22 मार्च को ही जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, उसके बाद पीएम मोदी ने फौरन यूक्रेन में सीज फायर की अपील भी की थी। कैसे मैक्रो और मोदी की जोड़ी रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करवा सकती है, इस पहलू को जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। युद्ध रोकने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। दोनों देशों के बीच हुई कोई भी बातचीत कामयाब नहीं हो पाई है। इसीलिए यूक्रेन में धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। लड़ाई के 61वें दिन भी यूक्रेन से तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। गोलाबारी थम नहीं रही, मिसाइल हमले रुक नहीं रहे। शहरों पर हर वक्त खतरा बरकरार है। अब सवाल यह है कि आखिर जंग रुकेगी कब, और उससे भी बड़ा सवाल कि जंग को रुकवाएगा कौन, क्योंकि अभी कई देशों ने, कई लोगों ने युद्ध को रुकवाने की कोशिशें कर ली हैं, लेकिन सब फेल हुए हैं। युद्ध जारी है। इसी बीच अच्छी खबर ये आई है कि इमैनुअल मैक्रॉन एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मैक्रॉन ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है, जिसके बाद फ्रांस में उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी है।
मैक्रो की जीत के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में मदद मिल सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी एक्टिव भूमिका निभाकर इस जंग को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अभी 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने फौरन सीज फायर करने की अपील भी की थी। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। उधर मैक्रो की जीत भी पुतिन के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस दक्षिणपंथी नेता मैरिन ले पेन को उन्होंने हराया है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुतिन की करीबी हैं। इमैनुअल मैक्रो पिछले कुछ वक्त में फ्रांस में एक बेहद शक्तिशाली नेता बनकर उभरे हैं और दुनिया जानती है कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन में फ्रांस के बराबर और कोई ताकतवर देश नहीं है और इसीलिए मैक्रो का जीतना पुतिन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। एबीपी न्यूज की टीम यूक्रेन में है और आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जो रूसी सेना के लिए कब्रगाह साबित हो गई। हम हैं दिमित्रिवका इलाके में। दिमित्रिवका एक ऐसी जगह जिसे रूसी सेना याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये जगह रूसी सेना के टैंकों के लिए कब्रगाह साबित हो गया। सड़क पर रूस की सेना एक काफिले के साथ टैंक से गुजर रही थी, लेकिन घात लगाकर बैठे यूक्रेनी सैनिकों ने पूरे टैंकों के समूह को नष्ट नाबूद कर दिया। यही नहीं, कुछ किलोमीटर आगे कजरोविच नाम के गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो वहां पर रूसी हेलीकॉप्टर्स का मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। हम काजोरोविच नाम की एक जगह पर पहुंचे हुए हैं और एक ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा हुआ है। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। ये जो पूरा परिसर आपको तबाह परिसर नजर आएगा, दरअसल यहां पर हवाई हमला हुआ था और यहीं पर 2 हेलीकॉप्टर गिरे हुए हमें नजर आ रहे हैं। साफ जाहिर है, इन इलाकों में तबाही को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरे यूक्रेन में किस स्तर पर तबाही हुई है। अब तो हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि जंग रुकेगी कब। फिलहाल तो इस सवाल का जवाब मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जंग जारी है। एक ऐसी खबर जिसका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है। माना ही जा रहा है कि 26 अप्रैल यानी कल सुबह नीली चिड़िया ट्विटर अपने नए मालिक के घर नए घोंसले में पहुंच जाएगी। ट्विटर के लिए जानकारी ये है रॉयटर्स की तरफ से कि ट्विटर कंपनी का बोर्ड एलन मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है और ये डील का ऐलान 24 घंटे के अंदर हो सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद ट्विटर के शेयर्स में 5.3% का उछाल आ गया है, लगभग 5.5%। खबरों के मुताबिक अब एलन मस्क और ट्विटर के बीच लेन देन की शर्तें तय हो रही है। एलन मस्क ने ट्विटर को 14 अप्रैल को ही लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और अब इसी पर विचार हो रहा है। मस्क ने यह भी कहा था कि अगर ट्विटर का बोर्ड उनकी पेशकश को ठुकरा देता है तो उनका प्लान बी तैयार है। और खबरों के मुताबिक मस्क की पेशकश के 10 दिन के अंदर ही ट्विटर के बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें मस्क की डील पर मुहर लगाई गई। ट्विटर पर कब्जे की मस्क की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मस्क ने गुपचुप ढंग से ट्विटर के लगभग 9.2% शेयर्स खरीद लिए। शेयर की खरीद धीरे धीरे की गई, इसीलिए सबको इतना पता नहीं लगा। 9.2% की हिस्सेदारी पर ट्विटर ने मस्क को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुर्सी, जो सीट है, वो ऑफर की। मस्क ने 24 घंटे बाद ही ट्विटर के इस ऑफर को ठुकरा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने पर मस्क 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो रूल है। मस्क की नजर तो पूरी कंपनी पर थी और इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो शामिल हुए ही नहीं। अब ये लगभग तय है कि कुछ ही घंटों बाद एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन जाएंगे। मस्क ने ट्विटर पर इसके संकेत दे दिए हैं, लिखा है एंड बी माई लव इन द रेन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।